कुछ दिनों बाद दिल्ली से कॉल आपको पहचानने से सेना में एक भारतीय जासूस और इन गंभीर परिस्थितियों ने उस ब्लैक टाइगर की 49 साल की उम्र में, जिनका नाम भी हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज, इस धुरंधर की रियल स्टोरी। साल था 1975। भारत और पाकिस्तान का तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ था। यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ये कहीं अचानक से हमला ना कर दे। ऐसे समय में भारत की रॉ एजेंसियों को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी हर एक जानकारी भारत तक पहुंचा सके, और इसी मिशन के लिए चुना गया एक रियल धुरंधर यानी कि ब्लैक टाइगर, जिसका रियल नेम था रविंद्र कौशिक। ये आदित्य धर वाला धुरंधर नहीं है, सॉरी। इस धुरंधर का जन्म 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के श्रीगंगा नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे। पहले से ही घर में देशभक्ति का माहौल था। कॉलेज में रविंद्र थिएटर किया करते थे। उनकी एक्टिंग को देखकर लोग कहते थे कि ये बंदा असली किरदार को जीता है। साल था 1973। लखनऊ के एक थिएटर फेस्टिवल में रविंद्र एक भारतीय सैनिक का रोल कर रहे थे, जो दुश्मनों के द्वारा दी गई यातनाओं के बाद भी एक राज नहीं खोलता है, अपना मुंह तक नहीं खोलता है। उस थिएटर प्रोग्राम में बैठे हुए रॉ अधिकारियों की इस बात पर नजर जाती है, इस दृश्य पर नजर जाती है। वो ये सब देखकर चकित रह जाते हैं। उनकी नजर उस धुरंधर पर होती है जो आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके लिए उन्हें एक उसमें धुरंधर दिखाई दे रहा था। और कुछ दिनों बाद दिल्ली से कॉल आती है और उस एक्टर को वहां पर बुला लिया जाता है, और पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पकड़े जाने पर भी भारत सरकार भी आपको पहचानने से मना कर सकती है। इन 2 सालों में उसे उर्दू, इस्लाम की सभी धार्मिक मान्यताएं, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, यहाँ तक कि उसका खतना भी कराया गया, जिससे उसकी आइडेंटिटी एकदम से रियल लगे। अब यहाँ पर रविंद्र कौशिक का अस्तित्व खत्म हो चुका था। अब दुनिया उसे एक नए नाम से जानने वाली थी। वो नाम था नबी अहमद साकिर। साल था 1975 जब रविंद्र ने पहली बार भारत पाक बॉर्डर पार किया, और यहाँ पर उनका मिशन था पाकिस्तान में बसना और सेना तक पहुँचना। उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लिया और वहाँ पर लोकल्स के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। फिर एक दिन अखबार में उन्होंने एक विज्ञापन देखा पाकिस्तान की सेना में भर्ती का, और फिर उसके बाद उन्होंने उस फॉर्म को भर दिया, और इसके बाद इनका पाकिस्तानी सेना में चयन हो जाता है। कुछ ही सालों में नबी अहमद साकिर पाकिस्तानी सेना में अकाउंट ऑफिसर्स की रैंक पर आ जाते हैं।
इसके बाद इन्हें प्रमोशन मिला और ये पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए। इमेजिन करो, एक स्पाई एजेंट दुश्मन की सेना में मेजर बन चुका था और यहीं से शुरू होती है इस धुरंधर की रियल स्टोरी। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत भेजी, जैसे सैनिकों की तैनाती, सैन्य योजनाएं, बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियां। ये सारी जानकारी गुप्त स्याही और एक पोर्टल नेटवर्क के जरिए भारत के पास भेजते थे। कई बार इन सूचनाओं के कारण भारत को पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं का पहले से ही पता चल जाता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन सूचनाओं की वजह से हजारों सैनिकों की जान बची। इसी काम के लिए उस टाइम की आयरन लेडी यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम दिया। पाकिस्तान में शक से बचने के लिए उन्होंने एक महिला से वहां पर शादी कर ली और उनका एक बेटा भी था वहां पर जिसका नाम था अमानत। लेकिन उसके बच्चे को कभी पता नहीं चला कि उसका पिता असल में कौन है। वो अपने बच्चे से प्यार करता था, बट देश सबसे ऊपर आता है और पहले आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली झटका जब लगा पाकिस्तान को, जब उसे पता चला कि उसकी सेना में एक भारतीय जासूस है। और उसके बाद जो हुआ वो एक फिल्म से ज़्यादा भी खतरनाक था। 1983 में रॉ ने एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा जिसका नाम था इनायत मसीहा, लेकिन वो अनुभवहीन था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गईं। वो उन यातनाओं को झेल नहीं सका और उसके बाद उसने उस बंदे का नाम बता दिया, जो नाम था नबी अहमद शाकिर यानी कि रविंद्र कौशिक फ्रॉम इंडिया। 1983 में पाकिस्तान की सेना रविंद्र कौशिक को पकड़ लेती है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा देती है। पूछताछ के दौरान उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ अपना एक बार भी मुंह नहीं खोला। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र को सियालकोट और मियावाली जेल में रखा गया। उन्होंने भारत को कई बार चिट्ठियां लिखी। उनमें से उन्होंने एक पत्र में लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को क्या यही मिलता है। लेकिन यहाँ पर नियम साफ था कि यदि कोई स्पाई एजेंट वहाँ पर पकड़ा जाता है तो भारत सरकार उसे पहचानने से भी मना कर देगी। जेल के अंदर उसे मिली लगातार यातनाओं और इन गंभीर परिस्थितियों ने उसे तोड़ दिया। इन सब के कारण 19 नवंबर 2001 को उस ब्लैक टाइगर की 49 साल की उम्र में मौत हो गई। सैल्यूट है ऐसे रविंद्र कौशिक जैसे सोल्जर्स को जो देश की रक्षा और हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं, जिनका नाम भी हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कभी कभी देश की लड़ाई सीमा पर नहीं बड़ी खामोशी से लड़ी जाती है। भारत के कई सैन्य और खुफिया विशेषज्ञ ये मानते हैं कि रविंद्र कौशिक भारत के सबसे सफल जासूसों में से एक थे।
उनकी कहानी बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी उनके बारे में लिखा गया था, लेकिन आज भी उनका नाम स्पाई एजेंट मतलब जासूसों की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कभी कभी देश की लड़ाई सीमा पर नहीं बड़ी खामोशी से लड़ी जाती है और उन लड़ाइयों के हीरो अक्सर इतिहास में नहीं मिलते, लेकिन उनका नाम दिलों में हमेशा अमर हो जाता है। जय हिंद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसको शेयर भी।